हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी बेटा, आज हमने 4.5 स्टार्ट करनी है। कल के लेक्चर में हमने बेसिस डिस्कस की थी। ठीक है। आज हमने डायमेंशंस देखनी है। बेसिस के लिए हम क्या करते थे? हमने जो इक्वेशन गिवन होती थी या जो भी मैट्रिक्स गिवन होता था, हम उससे इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशंस बनाने के बाद हम क्या करते थे? उन इक्वेशंस को यूज करके हम दो वेक्टर्स बनाते थे। ठीक है। उनके अंदर से फ्री वेरिएबल सेपरेट करके हम वेक्टर्स बनाते थे, और वेक्टर्स इस तरह बनाते थे कि आपके पास फ्री वेरिएबल्स मल्टीपल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, और जो वेक्टर्स होते थे उनको हम V1 और V2 कंसीडर करते थे, और हम कहते थे कि V1 और V2 जो है वो बेसिस एलिमेंट्स हैं। कल जो हमने सारा प्रोसेस किया था बच्चों, उसके अंदर अगर आपने नोट किया हो, मैं आपको कल वाली स्क्रीन शो करती हूँ। तो अगर हमने अच्छा, अगर बच्चों हमने इस तरह की कोई चीज पढ़ी थी, देखें 4 पॉइंट जो कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये हमने सारा प्रोसीजर पढ़ा था जिसके अंदर जब हमने कोई भी बेसिस फाइंड करनी होती थी तो हम क्या करते थे? सबसे पहले उसको रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। ठीक है। अगर वो ऑलरेडी कन्वर्ट होता था फिर हमें मजीद जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। हमने उसे रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ से दो इक्वेशंस आती थी। इन इक्वेशंस को सेपरेट करके हम एक्स निकालते थे। इस x1 से यहाँ पर x3 और x4 फ्री वेरिएबल्स थे, तो हम उनको बाहर निकाल देते थे। अंदर क्या रह जाता था? सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स। तो अब हमने आप जो डायमेंशन पढ़नी है, डायमेंशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने वेक्टर्स ऐसे हैं जो उसकी बेसिस बनाते हैं। जितने वेक्टर्स उसकी बेसिस बनाएंगे वो डायमेंशन होंगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने वेक्टर्स निकले थे? एक ये वाला और एक ये वाला, दो वेक्टर्स निकले थे। यही दो वेक्टर्स हमने कहा था क्या है? बेसिस के एलिमेंट्स हैं। तो अब जितने जिसके वेक्टर्स होंगे, जिसकी बेसिस में जितने वेक्टर्स होंगे, हम उन वेक्टर्स को कहेंगे कि वो क्या है? डायमेंशन है। इस केस में दो वेक्टर्स थे तो दो डायमेंशन थी इसकी। इधर भी दो निकले थे तो दो वेक्टर्स निकले, इन दोनों ने मिलकर बेसिस बनानी थी। तो डायमेंशन कितनी हुई? 2। इसी तरह यहाँ पर भी कितने वेक्टर्स चाहिए थे? वेक्टर्स निकले थे, दो निकले थे। तो इसकी भी बेसिस के एलिमेंट्स दो है, तो मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी? 2। ठीक है। तो इसी तरह आपने हमेशा ये चेक करना होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास डायमेंशन कैसे निकालते हैं। पहले उसकी बेसिस निकालो, बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे काउंट करो, और फिर आपको पता लग जाएगा कि ये इसकी क्या है? डायमेंशन है। तो हम इसकी डेफिनेशन भी सबसे पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक थ्योरम है। If vector space V has a basis B, B1, B2, B3 up to so on Bn, then any set in V containing more than n vectors must be linearly independent। हाँ जी, वो क्या कहता है कि जितने भी, अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो बेसिस बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहता है अगर n एलिमेंट्स इसके अंदर बेसिस बनाते हैं, यानी B1, B2, B3 अप टू सो ऑन n तक एलिमेंट्स हैं, तो वो कहता है कोई भी ऐसा सेट ले लो जिसके अंदर n से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो जब हमने वेक्टर्स निकालने हैं, हमें पता है बेसिस एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? C1 B1 प्लस C2 B2, इस तरह होते हैं। तो वो कहता है अगर ये सारे इन इनडिपेंडेंट सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तो इसमें आप बेशक n से ज्यादा जितने मर्जी एलिमेंट्स ले आओ अप टू सो ऑन, तब भी वो क्या होगा? हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट होगा। ये एक थ्योरम है। बच्चों, 4 चैप्टर के थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट थर्सडे को हम इनकी जितने भी थ्योरम्स हैं हम उनका प्रूफ्स करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये थ्योरम है। ठीक है। अभी फिलहाल इसकी स्टेटमेंट ही करनी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्सडे को हम इसके सारे प्रूफ्स करेंगे। तो बच्चों, उसके बाद ये फाइनाइट डायमेंशनल और इनफाइनाइट डायमेंशनल लिखा हुआ है। वो कहता है ऐसा सेट जिसकी बेसिस के एलिमेंट्स फाइनाइट हो। जैसे मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर एग्जांपल दिखाई, जिसके अंदर यहाँ पर रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये दो एलिमेंट्स निकले थे। x3 के साथ एक मैट्रिक्स है, x4 के साथ एक मैट्रिक्स है, यानी दो बेसिस वेक्टर्स हैं। ठीक है। तो दोनों बेसिस वेक्टर्स आपके पास, क्योंकि वेक्टर्स दो हैं, बेसिस के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? फाइनाइट होगी। यानी दो वेक्टर्स हैं तो आपके पास दो ही इसकी डायमेंशन होगी। तो वो कहता है जब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स लेते हो, यानी यहाँ पर दो की बजाय
काफी सारे मेंबर्स होते, तो आप कहते हैं ये इनफाइनाइट मेंबर्स इनकी बेसिस बनाते हैं, क्योंकि जब इनके ये बेसिस वाले वेक्टर्स ही इनफाइनाइट हैं तो आप कहोगे इनकी डायमेंशन भी क्या है, इनफाइनाइट। तो ये फर्क है फाइनाइट और इनफाइनाइट में। उसके बाद बच्चों आप आ जाओ अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द बेसिस एंड स्टेट द डायमेंशन। हाँ जी बच्चों, यहाँ पहले हमें जब भी क्वेश्चन दिए जाते थे तो हमें साथ क्या दिया जाता था, एक मैट्रिक्स दिया जाता था, उसको हम रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी इक्वेशंस बनाते थे, इक्वेशंस बनाने के बाद ऐसा वेक्टर मिलता था। ये देखो ऐसा ही है ना, यहाँ पर जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, इसमें सबसे पहले ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होता था क्वेश्चन नंबर 9 में, हमने इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, इक्वेशंस बनाते थे। इक्वेशंस बनाने के बाद हमें ये वाली फॉर्म मिलती थी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में उसने आपको क्या कहा है, उसने आपको यही वाली फॉर्म दी है, लेकिन x1 x2 की फॉर्म में देने के बजाय उसने आपको न्यू वेरिएबल्स एस टी ए बी सी इस तरह की फॉर्म में वेक्टर्स दिए हैं। ठीक है, अब बच्चों अगला आपका काम क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप फ्री वेरिएबल्स को सेपरेट करते थे, बाहर निकालते थे और अंदर जितने वेक्टर्स होते थे उनको कंबाइन करते थे, इसी तरह आपने यहाँ भी क्या करना है, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है s-2t। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर आपको कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। हाँ जी, टू वेरिएबल्स हैं, एक s और एक t। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप s को एज अ फ्री वेरिएबल बाहर निकालोगे, जहां से इसके कोफिशिएंट्स देखोगे। हाँ जी, s का फर्स्ट कोफिशिएंट, s के साथ वाला मेंबर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर s है ही नहीं तो 0, तो इसका मतलब 1 1 और 0, सेंटर में प्लस का साइन। अगला हमारे पास जो वेरिएबल है वो है t, तो t से रिलेटेड यहाँ क्या है कोफिशिएंट, -2, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3। तो मुझे बताएं इसके अंदर हमें कितने वेक्टर्स मिले हैं। हाँ जी बच्चों, कितने वेक्टर्स मिले हैं हमें। हाँ जी, टू वेक्टर्स मिले हैं, एक 1 1 0, एक -2 1 और 3। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स मिले हैं, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 2। ये दो वेक्टर्स आप बेसिस में लिखोगे, यानी आप ऐसे एक सेट बनाओगे, उसके अंदर इन दोनों को बारी बारी लिख लोगे, 1 1 0, और दूसरा क्या होगा, -2 1 एंड 3। तो ये एलिमेंट्स इसकी बेसिस बना रहे हैं। बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, 2। हाँ जी बच्चों, समझ आई इस बात की। अब हम ये थोड़ा मुश्किल वाला करते हैं, ये फिफ्थ वाला देखें। फिफ्थ वाले के अंदर कितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, इसके अंदर तीन वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग शो करेंगे। पहले ए, यहाँ से ए के सारे एलिमेंट्स देख लिए, फिर बी, फिर यहाँ से बी के एलिमेंट्स चेक करेंगे, और उसके बाद सी, तो फिर यहाँ से सी के कोफिशिएंट्स हम चेक करेंगे। तो ए के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 2 -1 एंड -3। बी के कोफिशिएंट्स क्या हैं, -4 5, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर 7, और इस केस में -2 -4 2 एंड 6। तो इसके कितने वेक्टर्स निकले हैं, इसके अंदर हमारे पास तीन वेक्टर्स निकले हैं। ये तीनों वेक्टर्स आप बेसिस में लिखोगे, और क्योंकि ये तीन वेक्टर्स निकले हैं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन इसकी होगी 3। इससे आपको एक और बात पता लगी कि आमतौर पर जितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उतनी ही उसकी डायमेंशन होती है।
ठीक है, देखो ना यहाँ पर दो थे तो दो ही डायमेंशन निकली थी, यहाँ पर कितने हैं, तीन है तो तीन डायमेंशन निकली है। तो यूजुअली आमतौर पर जनरल अगर हम बात करें तो जितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं उतनी ही ऑलमोस्ट हमारे पास हम कहते हैं उतनी ही डायमेंशन है उसकी। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये 1 से लेकर 8 तक उसने कहा ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए 7 वाला, 7 वाले में उसने आपको मैट्रिक्स देने की बजाय, कुछ इस फॉर्म में वैल्यू दी है। ठीक है, a-3b + c। अब बच्चों यहाँ देखो, आप इनको जब इक्वेशंस की फॉर्म में इसी तरह लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, a-3b + c = 0। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, b-2c = 0। और तीसरी इक्वेशन क्या होगी, 2b - c = 0। अब बच्चों देखो, हम फ्री वेरिएबल्स उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू ना निकल सकती हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम b या c की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ 2b, मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 2b - 4c = 0। और नीचे वाली इक्वेशन ऐसे ही रहने दूं तो 2b - c = 0। अब इसके बाद मैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, -3c = 0। तो इसका मतलब c की क्या वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ देखूं b - 2c, यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका, मेरे पास इसका आंसर भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको इसी हिसाब से सॉल्व करती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास किस फॉर्म का आंसर आता है, आपको दो वेक्टर्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि क्या है, 0 0 एंड 0। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व भी करोगे तो इसका हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि देखो c भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया। जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हो b और c की 0 0, तो a भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब इसकी डायमेंशन हम फाइंड आउट इसलिए नहीं कर सकते, इसकी डायमेंशन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई भी नहीं, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 0, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या आ जाती हैं, 0 0। इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। जिसका आंसर 0 आए वो हमारे पास क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो क्योंकि इसके अंदर आंसर आपके पास 0 0 आ जाएगा सबका, तो ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो बेसिस बना रहे हो, क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या होना है, 0। इसलिए इसकी जो नल स्पेस है उसके अंदर इसकी डायमेंशन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 0। हाँ जी बच्चों, इस बात की समझ आई। यानी आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक दूसरे की जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको पता लगेगा कि ए बी सी तीनों 0 हो गए हैं। क्योंकि तीनों 0 हो गए हैं तो ये उस फॉर्म में वापस जा ही नहीं सकता, जैसे हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी थी जो हमने 4.2 4.3 और 4.4 में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। हमारे पास कोई ऐसा फ्री वेरिएबल रहा ही नहीं जो बाहर निकाला जा सके, सब कुछ 0 हो चुका हुआ है। तो क्योंकि सब कुछ 0 हो चुका हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि इसकी बेसिस में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब बेसिस में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, वो कहता है आपके पास चार मेंबर्स हैं फ्री वेरिएबल्स के तौर पर, A B C and D। इसके बाद वो आपको ये कह रहा है कि आपने ये देखना है कि a - 3b + c = 0 होता है या नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पर उसने आपको कितने मेंबर्स बताए हैं, डी तक, यानी 4 मेंबर्स हैं। तो जब आप इसके जरिए एक पूरे का पूरा इक्वेशन बनाते हो तो आप किस फॉर्म की इक्वेशन बनाओगे, आपको पता है जब आप ए मतलब इस तरह की फॉर्म में बनाते हो आप बी पहले लिखते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है मैम जी, हाँ जी मैं भी बता रही हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी बता रही हूँ मैं आपको। मैंने कहा यहाँ पर आपके पास A B C D है ना, तो आपने यहाँ पर चार आपको फ्री वेरिएबल्स दिए हैं, जबकि आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ सिर्फ ये देखना है कि आप इसको उस फॉर्म में, बेसिस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है यहाँ पर डी जो है वो एग्जिस्ट एज सच इतनी मतलब ठीक से नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यानी उसके मुताबिक कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ
तो मैं यहां से कैसे वैल्यू निकालूंगी, a इज इक्वल टू 3b प्लस सी। ठीक है। अब अगर मैं वेक्टर्स की फॉर्म में लिखती हूँ, मुझे पता है 4 वेक्टर्स हैं, यानी a b c एंड d। तो a की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई है, 3b प्लस सी। बाकियों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। 3b प्लस सी आ गया, बाकी क्योंकि क्योंकि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैंने बाकियों को एज इट इज बी सी और डी लिख दिया। यानी इसके अंदर फ्री वेरिएबल्स क्या हैं, बी सी एंड डी। अब जिस तरह हम बाकियों बाकियों के केस में ए बी सी सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेपरेट करेंगे, माइनस सी होगा। हाँ जी सॉरी बेटा, यहाँ पर माइनस सी होगा। ठीक है। यहाँ भी माइनस होगा। ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब आप इसको सेपरेट करते हो, क्योंकि अब ए तो है ही नहीं, ठीक है, ए फ्री वेरिएबल नहीं है, फ्री वेरिएबल सिर्फ कौन से हैं, बी सी एंड डी। तो अभी आप यहाँ से कंबाइन करते हो, मतलब आप सबसे पहले कहते हो बी निकाला हमने इसमें से, तो बी की वैल्यू क्या आई, 3। आगे कहाँ पर बी है, यहाँ पर, तो 1। अगले दोनों क्या है, फ्री वेरिएबल्स, यानी कि 0 0। उसके बाद अगला मेंबर क्या है, सी। तो सी के अंदर क्या क्या है, -1। यहाँ पर सी एग्जिस्ट नहीं करता तो 0। यहाँ पर सी के साथ 1, डी के साथ एग्जिस्ट नहीं करता तो 0। ठीक है, ये हो गया सी। इसी तरह जब मैं डी निकालना चाहती हूँ, तो डी के लिए मुझे पता है कि ऊपर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एक जगह पर डी एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सी जगह है, लास्ट वाली, 0 0 0 एंड 1। हाँ जी, तो बच्चों बताओ, इसकी वेक्टर्स पे इसके अंदर कितनी बेसिस के एलिमेंट्स कितने निकले हैं, कितने वेक्टर्स मिले हैं हमें, 3 वेक्टर्स मिले हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन भी इसकी 3 होगी। ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर बेसिस एलिमेंट्स निकालते हो, एक से दूसरे में वैल्यूज पुट करके चेक करते हो कि किसकी वैल्यू आती है, किसकी नहीं आती। जिसकी वैल्यूज ना निकल सकती हो वो फ्री वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू हमें निकल सकती हो, मिल जाए, वो हमारे पास बेसिस के एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ ऑल वेक्टर्स इन आर क्यूब whose फर्स्ट एंड थर्ड एंट्रीज आर इक्वल। एक एक क्यों नहीं लिखे होने, क्या मतलब बेटा, ए का क्यों नहीं लिखा हमने, शायद आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ जी बेटा, ए का क्यों नहीं निकला, क्योंकि ए की हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी, ए इज इक्वल टू 3b प्लस सी। हाँ जी, ए फ्री वेरिएबल नहीं है, जिसकी वैल्यू मिल जाए वो फ्री वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, जो फर्स्ट मेंबर होता है हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और बाकियों की फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ भी 3b प्लस सी है ना, बाकी मेंबर्स मिल ही नहीं सकते जितने इसके अंदर है, बी सी डी, इन सब की वैल्यूज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जिसकी वैल्यू मिल जाए वो फ्री वेरिएबल नहीं होता, जिसकी वैल्यू ना मिले वो फ्री वेरिएबल हो जाता है। अच्छा बच्चों, 9 वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है आपने एक ऐसे वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स की डायमेंशंस निकालनी है जिसकी फर्स्ट और थर्ड वाली एंट्री इक्वल हो। हाँ जी बच्चों, जैसे यहाँ पर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पर भी इस तरह की फॉर्म बनाना चाहते हैं, हम खुद से लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें आर क्यूब का हुआ है, तो इसका मतलब हम 3 ऐसे मेंबर लेंगे जिनका जिनके अंदर 3 रोज होंगे। तो आप क्या करोगे, क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट और थर्ड वाली एंट्री सेम होनी चाहिए, तो लेट सपोज मैं कर लेती हूँ ए बी और ए। देखो अब फर्स्ट और थर्ड एंट्री सेम है ना, फर्स्ट भी ए है और थर्ड वाली भी क्या है, ए है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि आप इसको ब्रेक कैसे कर सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ ऊपर तो हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दी होती थी, हम कोई एक वेरिएबल ऐसा निकाल लेते थे जिसकी हम वैल्यू पुट कर लेते थे। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई इक्वेशन नहीं दी, यानी हम ए की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते और बी की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं। तो फ्री वेरिएबल्स हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए बार निकाला पहले, यहाँ क्या रह गया 1, बी की जगह 0, ए की जगह 1। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस बी की जगह क्या आएगा, से ए की जगह यहाँ पर कोई बी का नंबर नहीं है, बी का कोफिशिएंट नहीं है, तो 0। ठीक है। और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1। लास्ट पर कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह के दो इसके फ्री वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है। और दो फ्री वेरिएबल्स के साथ साथ इसके वेक्टर्स कितने आए हैं, वेक्टर्स भी 2 आए हैं। क्योंकि वेक्टर्स भी 2 आए हैं,
तो बेसिस एलिमेंट्स भी यही दो हैं, बेसिस एलिमेंट्स यही दो हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी 2। तो बच्चों यहाँ आपने एक और एग्जांपल देखी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि हम देखते हैं कि जितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं उतने ही उसके अंदर उतनी ही ऑलमोस्ट डायमेंशन होती है। जैसे पिछले वाले के अंदर 3 वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते थे तो डायमेंशन भी क्या थी, 3 थी। लेकिन अब अगर वो आपसे कभी काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर पूछे कि बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करें हमेशा उतनी ही डायमेंशन हो, तो आप काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर भी ये क्वेश्चन याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर सबस्पेस इन आर क्यूब इन विच वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इट्स डायमेंशन। ठीक है, यानी वेरिएबल ज्यादा है लेकिन डायमेंशन क्या है, कम है। उसके बाद 10th वाले में भी वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। हाँ जी बच्चों, अब कल वाला ही काम आ गया, 3 वेक्टर्स गिवन है, इन तीनों को आपने क्या करना है, किसी एक वेक्टर के किसी एक वेक्टर मैट्रिक्स के अंदर लिख लेना है ऐसे 2 -5 -4 10 -3 और 6। उसके बाद इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आ जाएंगी। जब इक्वेशंस आ जाएंगी तो आपने उसको इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैं आपको अभी करके दिखा रही थी। यानी ये क्वेश्चन सिमिलर है तकरीबन इस तरह के क्वेश्चन से जो हमने कल किए थे। ये देखो, जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स बनाते हैं ना, 3 4 जितने भी आपके पास बेसिस के एलिमेंट्स हैं, आप उस हिसाब से इसको मैट्रिक्स में लिखोगे, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इक्वेशंस बनाओगे, इक्वेशन से आप यहाँ पर बेसिस एलिमेंट्स बनाओगे। कल हमारा काम सिर्फ बेसिस एलिमेंट्स तक का था। आज बेसिस बनाने के बाद आपने देखना है कितने वेक्टर्स बेसिस में इन्वॉल्व है, जितने वेक्टर्स आएंगे उतनी ही आपकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। यानी आपने कल वाला क्वेश्चन जितने भी आपने किए थे, आपने अगले वाले सारे क्वेश्चन में वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो 11 और 12 वाले में आपने क्या करना है, इसमें आपके पास 4 4 वेक्टर्स गिवन है, सबको एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिखो। लिखने के बाद इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करो, इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशन से बेसिस निकलेगी और बेसिस से आपके पास फिर क्या बनेगा, इस तरह की इक्वेशंस जो बनेगी उससे बेसिस निकलेगी। बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स जितने वेक्टर्स होंगे उतनी आपको होगी इसकी डायमेंशन। तो बच्चों ये कल वाला ही काम है इसलिए मैं इस पर इतना फोकस नहीं कर रही। सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको सॉल्व किए हुए क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किए थे, सारा काम इसी तरह का ही है। ठीक है, बस एंड पे जाके आपने वेक्टर्स काउंट कर लेने हैं, जितने वेक्टर्स हैं उतनी उसकी डायमेंशन है। हाँ जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट देखो 13 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 तक, इसके अंदर उसने आपको एक मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है, आपने डायमेंशन निकालनी है नल स्पेस की और कॉलम स्पेस की। कल हमने नल स्पेस और कॉलम स्पेस फाइंड करने का तरीका सारा पढ़ा था। ये वाला जो यहाँ पर हमने किया था, नल स्पेस और कॉलम स्पेस हम कैसे निकालते हैं, निकालने के बाद जो बेसिस निकलती है आपने उसके एलिमेंट्स को काउंट करके उसकी डायमेंशन बता देनी है। यानी कल वाला काम ही रिपीट करना है, नल ऑफ ए एंड कॉलम ऑफ ए। ठीक है, इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में देखो ये ऑलरेडी तकरीबन कन्वर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, जैसे ये ऊपर आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं एस और टी की फॉर्म में, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद फ्री वेरिएबल्स निकाले, फिर बेसिस के एलिमेंट्स देखे। जब आपने एलिमेंट्स देख लिए, जब आपने एलिमेंट सारे देख लिए उसके बाद आपने क्या किया, फ्री वेरिएबल्स बाहर निकालो, वेक्टर्स देखो, वेक्टर्स काउंट करोगे तो क्या निकल आएगी, डायमेंशन। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 तक आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का करना है, यानी 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक। हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ रैंक पे। 4.6 का टॉपिक है बच्चों, रैंक किसको कहते हैं, द लीनियर, पहले पहले आप रो स्पेस पढ़ें। रो स्पेस क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स इज कॉल्ड द रो स्पेस। हाँ जी, वो कहता है एक रो में जितने मेंबर्स होते हैं आप जब उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हो, यानी आप इस तरह लिखते हो, ठीक है, और उसके बाद आप हर एक मेंबर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसे आप कहते हो ये रो स्पेस है, यानी इससे पूरी की पूरी रोज बन जाती हैं। ये एक थ्योरम लिखा हुआ है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट देन देयर रो स्पेसेस आर द सेम। हाँ जी, वो कहता है
कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो रो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है। रो इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, यानी एक मैट्रिक्स ए हमने लिया, उससे हमने क्या किया, उससे उसकी हमने रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनाई, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया। अब आपको पता है जब आप रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनाते हो तो आप रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हो, इसलिए इसको रो इक्विवेलेंट कहा जाता है कि हमने उस ए के ऊपर अपनी कुछ रो ऑपरेशंस अप्लाई किए तो आपके पास बी मैट्रिक्स आया। तो वो कहता है जब दो मैट्रिक्स ऐसे हों जो एक दूसरे के रो इक्विवेलेंट हों तो उनकी रो स्पेसेस क्या होती हैं, सेम होती हैं, यानी जो आप बी में देखते हो वही आप ए में इक्विवेलेंट एक दूसरे से कह सकते हो। इफ बी इज इन एचेलन फॉर्म द नॉन जीरो रोज ऑफ बी फॉर्म्स बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए एज वेल एज फॉर बी। वो यही कह रहा है कि इस केस में जब ए और बी एक दूसरे के रो एचेलन फॉर्म हो, यानी एक मैट्रिक्स आपको अवेलेबल है, आपने उसकी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनाई, अब वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो जब मैं कहूंगी कि ए की बेसिस कोई एलिमेंट्स हैं तो वही एलिमेंट्स बी की बेसिस भी बनाएंगे, यहाँ पर यही कह रहा है वो। नेक्स्ट आप ये एग्जांपल देख लो, सेकंड वाली। उसने आपको कहा फाइंड बेसिस फॉर द रो स्पेस, द कॉलम स्पेस एंड द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, हर एक की बेसिस बनानी है, रो स्पेस की, कॉलम स्पेस की, नल स्पेस की। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है जब भी आप स्पेस बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मैट्रिक्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है उसकी एचलन फॉर्म में। ठीक है, हमने इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने के बाद अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, द फर्स्ट थ्री रोज ऑफ बी फॉर्म्स बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए। हाँ जी, फर्स्ट थ्री रोज, अब आखिरी वाली रो तो ऑलरेडी जीरो हो चुकी हुई है, इसका मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर सिर्फ किसको करेंगे, जो नॉन जीरो रोज होंगी, और यहाँ पर नॉन जीरो रोज कौन सी है, फर्स्ट वाली तीनों। ठीक है, तो वो कहता है क्योंकि अभी अभी भी हमने थ्योरम पढ़ा है कि जो ए की रोज होंगी वही बेसिस बनाएंगी, जो बी की रोज होंगी वो भी बेसिस बनाएंगी। जब हमने इसको रिड्यूस सॉरी एचेलन फॉर्म में जब कन्वर्ट किया है, उससे हमें पता लगा कि लास्ट वाली रो कैंसिल हो गई है, सिर्फ ऊपर वाली तीन रोज बची हैं। तो अगर हम बेसिस बताना चाहते हैं तो बेसिस हम यहाँ से बताएंगे। मैम एचेलन फॉर्म में डायगोनल वन होना जरूरी नहीं है। हाँ जी बेटा, देखो जब आपके पास डायगोनल वन होना जरूरी तो है, लेकिन इन केसेस में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कन्वर्ट करने के अलावा ज्यादा जरूरी काम ये होता है कि आप लोग ये देखो कि कोई एक रो जहां पर जीरो बन जाती है, हम कहते हैं यहीं पर हम अपना एचलन वाला काम स्टॉप कर देते हैं, फर्दर करने की जरूरत नहीं होती। और क्यों नहीं होती, जब आप लोग वहां पर फर्स्ट चैप्टर में जब आपने इस रिड्यूस्ड एचलन और एचलन फॉर्म को पढ़ा था तो वहां पर जरूरी था कि आप वहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल देते। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ सिर्फ आपको बेसिस चाहिए, और बेसिस में हमने ये देखना होता है कि जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि कोई एक मेंबर भी जीरो हो जाए। ठीक है, देखो आप डायगोनल के अकॉर्डिंग वन वन और अगला यहाँ मेंबर वन होना चाहिए था, राइट, लेकिन यहाँ वन मेंबर क्या हो गया है, जीरो। जब जीरो हो गया, अब जीरो को तो हम किसी भी तरह वन नहीं बना सकते, अगला मेंबर वन कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या हो गया, जीरो। तो अब हमें पता है इस जीरो ने किसी सूरत वन नहीं बनना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मजीद सॉल्व नहीं किया, हमने वन नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे इसको एचलन फॉर्म ही, क्योंकि हमने कोशिश तो की थी ना कि वन बनाए, हमें पता है अगला काम हमारा ये वन बनाने वाला है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जीरो हो चुका है, तो इसकी एचलन फॉर्म सिर्फ इसी तरह की एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर हम इसके अंदर प्लस वन करते भी हैं तो हमें पूरी रो में प्लस वन करना पड़ेगा, यहाँ पूरे आपके पास जिसे कहते हैं ना कॉलम के अंदर प्लस वन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी बाकी सारी सिमेट्री खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जब वन की जगह जीरो बन जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप उस वन जीरो को दोबारा से वन बनाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो ये तीन रोज हैं, अब वो कहता है कि क्योंकि ये तीन जो नॉन जीरो रोज हैं हम कहेंगे ये इसकी क्या बनाती हैं, बेसिस। यानी अब बेसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा, हम इन्हीं में वेक्टर्स को बेसिस करार दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, वो कहता है जब हमने इसको जीरो जीरो काट दिया सिर्फ तीन मेंबर्स बचे, अब यही तीन मेंबर्स हम कहेंगे क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं फॉर रो। क्योंकि हम रो की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिखा है, वेक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिखा। अब उसके बाद नेक्स्ट काम था हमारा कॉलम स्पेस बनाने का। तो कॉलम स्पेस के लिए वो कहता है ऑब्जर्व फ्रॉम बी दैट द पिवट्स आर इन कॉलम वन टू एंड फोर। वो कहता है पिवट पोजीशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, कॉलम नंबर वन में है, कॉलम नंबर टू में है और कॉलम नंबर फोर में है। देखो पिवट पोजीशन किसको कहते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री डायगोनल में हो। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मेंबर पिवट पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड कॉलम का सेकंड मेंबर
वो भी पिवट पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड रो का थर्ड मेंबर वन होना चाहिए था, जो कि इस केस में नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं हम इस कॉलम को निग्लेक्ट कर देते हैं। निग्लेक्ट करने के बाद हम अगले वाले कॉलम को देख लेते हैं और हम कहते हैं जो कंडीशन यहाँ होनी चाहिए थी ना, यानी थर्ड रो पे थर्ड वाला मेंबर को वन होना चाहिए था या नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए थी। तो अब हम फोर्थ वाले में देखते हैं क्या थर्ड वाली एंट्री नॉन जीरो है। तो हाँ जी, थर्ड वाली एंट्री क्या है, -4। ओके गर्ल्स। तो अब यहाँ पर वो कहता है 1, 2 और 4 वाला जो आपके पास कॉलम है वो पिवट पोजीशन उसमें एग्जिस्ट कर रही है। पिवट पोजीशन मतलब कि डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो। इसका मतलब जिधर जिधर पिवट पोजीशन एग्जिस्ट करती है वही वाली चीजें हमारे पास क्या बनाती हैं, हमारे पास वही चीजें बेसिस बनाती हैं कॉलम ऑफ ए के। जहां हमने ए की मैं बात की थी, यहाँ पर हमने ए की बात की थी, दूसरे वाले में हम किसकी बात करेंगे, बी की। तो अब यहाँ देखो, -2, 1, 3, 1। अब उसने ए का कॉलम स्पेस पूछा है, ये क्या है, ये बी है। तो ए क्या था जो क्वेश्चन में गिवन था, वहां से आपने देखना है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाली जो रो है, जो कॉलम है, वही आपके पास क्या बनाएंगी, बेसिस फॉर कॉलम वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर उसने रो और कॉलम स्पेस के बारे में पूछा था, जो हमने बता दिया है। ठीक है। और नल वेक्टर के लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, पूरे के पूरे जितना भी वेक्टर है आप उसको एचेलन फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लेते हो, कन्वर्ट करने के बाद अगला हमारा क्या काम होता है, Ax = 0। तो जो भी उसकी लास्ट रो होती है हम कहते हैं वो उसकी क्या है, मेंबर ऑफ बेसिस है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने रो की बेसिस पढ़नी समझी और बेसिस ऑफ कॉलम समझी। ठीक है। तो रैंक क्या होता है बच्चों, रैंक थ्योरम वो कहता है द रैंक ऑफ ए इज द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो यानी जब भी हमने रैंक फाइंड करना है तो हमने बेसिस फाइंड करनी है किसकी, कॉलम स्पेस ऑफ ए की। रैंक हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती थी हम कहते थे उतना उसका रैंक है। तो अब रैंक को फाइंड करने का दूसरा मेथड हमारे पास क्या आया है, जो आपके पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, आपने उस रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में से देखना है कि किस किस कॉलम के अंदर आपके पास पिवट पोजीशन नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है। जोन से वेक्टर्स ऐसे निकलेंगे जिधर आपकी पिवट पोजीशन नॉन जीरो हो, वही वेक्टर्स आपकी क्या बनाएंगी, कॉलम स्पेस की बेसिस बनाएंगी। जैसे अभी जो अपने पिछला वाला क्वेश्चन किया है एग्जाम्पल, इसके अंदर यहाँ पर देखें, जहां पर हमने 1, 2 और 4 वाले में देखा था कि पिवट पोजीशन एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद ये तीन मेंबर्स क्या थे, इसकी बेसिस थे। तो इसकी बेसिस कितने में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, 3। तो जितनी उसकी डायमेंशन होती है वो कहता है उसी को हम रैंक कहते हैं। ओके। उसके बाद बच्चों इसके बेसिक ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम है। ठीक है। इसके अंदर 3-4 कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, ये आपने याद करनी है। प्रूफ्स हम इंशाल्लाह इनके नेक्स्ट थर्सडे को करेंगे। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसके क्वेश्चंस करने करने हैं हमने 4.6 के। वो कहता है इन क्वेश्चन 1 to 4 अज्यूम दैट द मैट्रिक्स ए इज रो इक्विवेलेंट टू बी। हाँ जी, वो कह रहा है एक आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है और उसका जो बी मैट्रिक्स गिवन है ये इसकी ए वाले की रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि विदाउट कैलकुलेशन लिस्ट रैंक ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए, देन फाइंड बेसिस फॉर कॉलम रो एंड नल। हाँ जी, वो कहता है कि आपने ना कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन तो आप तब करते हो ना जब इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है, यहाँ एचेलन फॉर्म में है, तो हमें इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने इसका रैंक बताना है और हमने इसकी डायमेंशन बतानी है। तो बच्चों जब आपने इसका रैंक बताना है किसका, ए का, तो आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डायमेंशंस देखनी है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखोगे कि कितनी रोज आपके पास बी में आई हैं जो नॉन जीरो है। हाँ जी बच्चों, कितनी रोज नॉन जीरो है, सिर्फ पहली दो। क्योंकि पहली दो जो आपके पास इक्वेशंस या दो रोज जो है सिर्फ वही आपके पास नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, 2। ठीक है, रैंक यही होता है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसका रैंक कितना हुआ, 2। इस वाले का रैंक कितना हुआ,
हाँ जी बच्चों, इस वाले का रैंक कितना हुआ भला? इस वाले का रैंक भी क्या हुआ? 2, क्योंकि इसके अंदर भी सारा कुछ 0 है लेकिन एक 5 तो एग्जिस्ट करता है ना। इसी तरह इससे नेक्स्ट वाले में भी डायरेक्ट इसका रैंक क्या हुआ? 3। ठीक है, इस वाले में इसका रैंक क्या हुआ? 3, क्योंकि दो रोज क्या है? 0। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ नल ऑफ ए भी आप बता सकते हो, ये भी आपने कल किया था। आपको बेसिस फाइंड करनी आती है, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस की 1 से लेकर 4 तक की बेसिस फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे जो भी हमने एग्जांपल किया है आपने इससे उसको मैच करना है, ठीक है। और सेम उसी तरह कॉलम ऑफ ए, रो ऑफ ए और नल ऑफ ए की बेसिस निकालनी है। और बेसिस निकालना आपको आता है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कल वाला लेक्चर जाकर देख लेना एक बार, ठीक है। तो बच्चों इसके 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस करने हैं। और वैसे इसके हमने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस करने थे, लेकिन कल जब आप, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 का रैंक 3 है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का रैंक 3 है क्योंकि इसके अंदर 3 रोज ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं, सिर्फ लास्ट वाली रो 0 है, ठीक है। तो थर्ड का रैंक 3 है, फोर्थ का भी रैंक 3 है। तो हमने इसके वैसे 12 तक क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन कल जब मैं आपको मतलब नेक्स्ट थर्सडे को जब मैं आपको थ्योरम्स कराऊंगी फिर उसके बाद हम 12 तक इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो आज का इतना ही टॉपिक था। आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो, 1 मिनट रह गया, आपने दोबारा ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, 2 का भी 3 होगा, देख के बताती हूँ बेटा, 1 मिनट। हाँ जी 2 का भी 3 है क्योंकि 3 नॉन जीरो रोज है। आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो, दोबारा ज्वाइन नहीं करना, जिनकी अटेंडेंस रह जाएगी वो फिर ग्रुप में सेंड करनी है, ओके गर्ल्स। हाँ जी बेटा 2 का भी 3 होगा।